वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर का एक जो सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और सेवन्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट साइंस एंड एजी इकोलॉजी की एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉमन टॉपिक है दोनों ही सब्जेक्ट्स में, विषयों में, थर्ड और सेवन्थ सेमेस्टर में। इसके साथ साथ उन सभी साथियों को जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन साथियों के लिए भी ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि थर्ड और सेवन्थ सेमेस्टर बीएससी एजी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट किया जाए और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को कवर किया जाए। साथियों, अगर आपको इस सब्जेक्ट से संबंधित और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि अब आपको पर डे निश्चित अंतराल पर लगभग प्रत्येक दिन एक वीडियो या कम से कम 2 वीडियो आपको जरूर दिया जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो लेक्चर को और जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट में कम्युनिटी इंटरेक्शन यानी सामुदायिक अंतर किया के रेफरेंस में। तो सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिटी इंटरेक्शन है क्या है। तो कम्युनिटी इंटरेक्शन का मतलब यानी जो एक कम्युनिटी है उसमें जो लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव हैं, वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कैसे उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, कैसे एक दूसरे से उनका संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो पहले हम समझेंगे जैविक समुदाय को, बायोटिक कम्युनिटी को। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या है? तो मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो पेड़ पौधे और जंतु, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों का वह समूह जो एक ही वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं या उनका आपस में परस्पर संबंध होता है, रिलेशन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहा जाता है बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, उन्हें कहते हैं जैविक समुदाय। तो जैविक समुदाय का मतलब पेड़ पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों का वह समूह जो एक वातावरण में रहते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें जैविक समुदाय कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलें, कुछ बात करें तो कुछ प्रजातियां मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो दूसरी जातियों पर अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रभावी प्रजातियां कहते हैं। वो कहलाती हैं डोमिनेंट स्पीसीज। तो डोमिनेंट स्पीसीज क्या हैं? जो ऐसी प्रजातियां हैं जो दूसरे पर अपना प्रभाव जमाती हैं, अब दूसरे पर डोमिनेंट होती हैं, दूसरे को कह सकते हैं कि सप्रेस किए रहती हैं, जो प्रभुत्व अपना बनाए रहती हैं, वो डोमिनेंट स्पीसीज कहलाती हैं, उन्हें प्रभावी प्रजातियां कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। जो इंटरेक्शन होता है मतलब एक कम्युनिकेटर्स का दूसरे कम्युनिकेटर से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरेक्शन 2 प्रकार का होता है। कौन सा इंटरेक्शन है? पहला है पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा है नेगेटिव इंटरेक्शन। धनात्मक अंतःक्रिया और ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक का मतलब क्या है? तो आइए समझते हैं अगले पॉइंट में। जब दोनों सहयोगी यानी दोनों कम्युनिकेटर हैं अथवा एक सहयोगी लाभान्वित होता है, मतलब 2 के दोनों को लाभ हो या उनमें से किसी एक को लाभ हो। 2 कंडीशन है कि मतलब अगर 2 हैं कम्युनिकेटर्स तो दोनों लाभान्वित हो, या अगर 2 हैं तो उसमें से कम एक लाभान्वित हो। लेकिन अगर एक लाभान्वित हो रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कंडीशन है कि इसको वाले को हानि भी ना हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। जब दोनों सहयोगी अथवा एक सहयोगी लाभान्वित होता है परंतु दूसरे को कोई हानि नहीं होती है तो उसे कहते हैं धनात्मक अंतःक्रिया। मतलब यहाँ पर लॉस वाली कोई बात नहीं होगी, या तो दोनों को लाभ होगा या एक को लाभ होगा, दूसरे वाले को हानि नहीं होगी। धनात्मक अंतःक्रियाओं में प्रकार की बात करें तो इसमें 3 प्रकार हैं: सहजीवता, सहोपकारिता और सहभोजिता। सहजीवता, सहोपकारिता और सहभोजिता। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सहजीवता की। पहली बात करेंगे हम सहोपकारिता की। तो सहोपकारिता क्या है? जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं सहोपकारिता। ठीक है, मतलब जब दोनों कम्युनिकेटर हैं, दोनों को समान रूप से लाभ होता है, मतलब दोनों को बेनिफिट होगा, हानि किसी को नहीं होगी। ठीक है, तब उसे हम बोलेंगे सहोपकारिता। इसके एग्जाम्पल की बात करें सहोपकारिता के, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लाइकिन हो गया, साइकस की कोरोलाइट जड़ें हो गई और कवक मूल, ये एग्जाम्पल हैं सहोपकारिता के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है, मतलब एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को हानि भी ना हो, तब उसे हम बोलेंगे सहभोजिता कहेंगे, उसे कहेंगे कॉमनसेलिज्म। ओके, उसे बोलेंगे कॉमनसेलिज्म। और ये सहोपकारिता है, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये कॉमनसेलिज्म है और ये आदि सहयोग को बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। तो फिर से एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो सहोपकारिता एग्जाम्पल आपने समझ लिया, लाइकेन, साइकस की कोरोलाइट जड़ें और कवकमूल, ये 3 एग्जाम्पल हो गए इसके। और फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? सहभोजिता की बात कर रहे हैं, कॉमनसेलिज्म की बात करते हैं। तो यदि एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है, मतलब एक को लाभ होगा दूसरे को हानि नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे सहभोजिता। इसके एग्जाम्पल की बात करें सहभोजिता की, तो आर्किड हो गया, आरोही और कंठलता है। कंठलता का मतलब जैसे मनी प्लांट से बोल सकते हैं।
तो मनी प्लांट में क्या देखते हैं, मनी प्लांट जिस प्लांट पे जो क्लाइंबर होता है, जो चढ़ाव होता है, चढ़ा क्या होता है, वो उससे जो है अपना भोजन लेता रहता है, लेकिन उस दूसरे वाले को हानि भी नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जिस प्लांट के पास होता है उससे पर्याप्त मात्रा में जो है इतना जो है पोषण लेता है। नीचे जड़ें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पोषण लेती रहती हैं, वो एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत ले लेता है, लेकिन दूसरे वालों को इतना मतलब उस इतना पोषण नहीं लेता कि उसे हानि इस टाइप से लगे कि हाँ उसे हानि हो रही है, ठीक है। तो अपना तो लाभान्वित होगा, लेकिन दूसरे को वो कह सकते हैं कि हानि नहीं पहुंचाएगा, या कह सकते हैं कि वो इतना पोषण लेता है, ज़्यादातर अपने नीचे सॉइल से ही ले लेता है, थोड़ा सा सपोर्ट वो लिए रहता है, बाकी थोड़ा बहुत अगर हो सकता है पोषण ले ले तो ले ले, हमें नहीं लगता है शायद पोषण लेता है। तो एग्जाम्पल की बात करें, आर्किड आरोही यानी क्लाइंबर्स और कंठलताएं इसका एग्जाम्पल हो गया। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा कम करते हैं। यदि दोनों ही सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना परस्पर लाभान्वित होते हैं तो उसे कहते हैं आदि सहयोग। तो आदि सहयोग क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है कि जो दोनों कम्युनिकेटर हैं, जो दोनों सहयोगी हैं, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जाल इसका एक एग्जाम्पल है। जब दोनों कम्युनिकेटर बिना भौतिक संबंध स्थापित किए एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे तब उसे बोलेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। आगे बात करते हैं अंतः क्रियाओं में जो इंट्रैक्शन होता है में एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है तब उसे बोलते हैं ऋणात्मक अंतः क्रिया, ठीक है, वो नेगेटिव इंट्रैक्शन कहलाता है। तो नेगेटिव इंट्रैक्शन क्या है, नेगेटिव इंट्रैक्शन में क्या होता है कि एक अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचा देगा, हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करेगा, तब उसको बोलेंगे नेगेटिव इंट्रैक्शन बोलेंगे। और दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच में जब स्थान यानी स्पेस की बात करें, जल यानी वाटर की बात करें, खनिज यानी मिनरल्स की बात करें, ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करें, और अदर रिसोर्सेज के लिए जब उनमें आपस में लड़ाई होती है तब उसे कंपटीशन कहा जाता है, उसे स्पर्धा कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करें, जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उसके द्वारा उत्पन्न वृद्धिरोधक विषाक्त रासायनिक पदार्थ, तो उनके द्वारा जो है अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है उपापचयी क्रियाओं के द्वारा ऐसे रासायनिक विषाक्त पदार्थों को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है दूसरे वाले की या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसकी वृद्धि रुक जाती है, तब उसे कहते हैं विरोधी बोलते हैं, एंटागोनिज्म या एंटीबायोसिस कहते हैं, या उसे एलोपैथी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो वे विषमपोषी जीव जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी, ठीक है। जैसे दो हैं कम्युनिकेटर, ठीक है, ये हो गया एक फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये वाला जो है इस वाले के शरीर से, ठीक है, उसके बॉडी से आहार यानी भोजन लेता है तब उसे कहते हैं परजीवी कहते हैं। तो ये वाला एक नंबर वाला परजीवी कहलाएगा, उसे पैरासाइट बोलेंगे। दूसरे के शरीर से जब भोजन ले तो उसे परजीवी पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट दो प्रकार होता है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। जब शरीर के सरफेस पर रहते हुए अपना भोजन लेते हैं तो उसे बोले एक्टोपैरासाइट, उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं तो एंडोपैरासाइट। तो उसको फिलहाल यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। और इस पॉइंट को देखिए जरा, जो अन्य परजीवियों परजीविता का स्वभाव प्रदर्शित करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट क्या है इसको जरा हम समझ लेते हैं कि जैसे ये पी एक ये हो गया, पी ये हो गया, ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है। पैरासाइट नंबर 1, पैरासाइट नंबर 2। जब पैरासाइट नंबर 1 वाला जो है पैरासाइट नंबर 2 से अपना भोजन ले, ठीक है, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट से भोजन ले, तो इस अब P1 वाले को, पहले नंबर वाले को हम बोलेंगे हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट है, किसी दूसरे पैरासाइट से भोजन ले रहा है, तब इस एक नंबर वाले को बोलेंगे हाइपर पैरासाइट, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा परिस्थिति पर अपना प्रभाव मात्र उसकी संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उसके कार्यों से अव्यक्त हो, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। कीस्टोन स्पीसीज क्या है, तो ऐसी प्रजाति या प्रजातियों के समूह होते हैं जो उस समुदाय में यानी कम्युनिटी में या फिर वहाँ पर इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में, ठीक है, क्या करते हैं कि वहाँ पर न केवल अपनी अधिक संख्या की वजह से बल्कि अपने कार्यों की वजह से अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ देते हैं, तब उसे कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। वो कोई एक हो सकती है या ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो सकती है, तब उसे बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज, यानी डोमिनेंट स्पीसीज कह सकते हो। एक उस समुदाय में या उस परिस्थिति में अपना विशेष प्रभाव रखेगी, वो कीस्टोन कहलाएगी। कीस्टोन का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है पाइसेस्टर ओकेरेसियस। पाइसेस्टर ओकेरेसियस ये एक प्रकार का प्रेडेटर है, सॉरी शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। पाइसेस्टर ओकेरेसियस ये एक प्रकार का प्रेडेटर है जो कि एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीसीज का। मतलब जब कोई एक ऐसी स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज
किसी कम्युनिटी में या वहाँ की परिस्थिति में न कि केवल संख्या की वजह से बल्कि अपने कार्य की वजह से अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है, तब उसे हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं किसी समुदाय की स्थिरीकरण में कौन कौन से घटक भाग लेते हैं। तो इसमें जलवायु के अलावा यानी क्लाइमेट के साथ साथ मृदा और जैविक अपघटक यानी बायोटिक जो डिकम्पोजर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जलवायु के साथ साथ मृदा और जैविक अपघटक भी जो है किसी समुदाय की स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं अनुक्रमण सक्सेशन। अनुक्रमण क्या है? तो अनुक्रमण की डिफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुक्रमण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन किसने दिया था। तो इसको दिया था वार्मिंग ने 1899 में और क्लेमेंट्स ने दिया था 1916 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सक्सेशन यानी अनुक्रमण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी। तो इसको दिया वार्मिंग ने 1899 में और क्लेमेंट्स ने दिया 1916 में। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या है सक्सेशन क्या है। तो सक्सेशन क्या है? तो सैकड़ों या हजारों वर्षों में क्या होता है कि वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। इस क्रिया में समुदाय और पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया से जो परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप एक समुदाय के द्वारा दूसरे प्रतिस्थापित होते रहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए कि ये एक लंबी प्रोसेस होती है, लगभग सैकड़ों से हजारों वर्षों का समय हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वानस्पतिक समुदायों की रचना और उनके आकार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी समुदाय और पर्यावरण में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, इतना ज़्यादा उनके बीच में म्यूचुअलिज्म, इतना ज़्यादा उसमें इंटरेक्शन या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, या उनमें आपस में इतना अंतर क्रियाएँ होती हैं कि एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप से। ठीक है, तो एक समुदाय, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में आपको लगे कि चेंज हो चुका है और लगभग इसमें से सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब इसे हम कहते हैं सक्सेशन कहते हैं। अब इसको भी आगे आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, फिलहाल इतना भी समझिए। अनुक्रमण जो शब्द दिया था, जो टर्म दिया था, किसने दिया था? तो होल्ट ने दिया था 1885 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1885 में सक्सेशन यानी अनुक्रमण टर्म को कॉइंड किया था। अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार है? पहला है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण क्या है। तो प्राथमिक अनुक्रमण उस अनुक्रमण को बोलते हैं जहाँ पहले किसी भी जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं था। अब ऐसे अनुक्रमण को हम बोलेंगे प्राइमरी अनुक्रमण। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है इसका। जैसे नौ लावा का मतलब क्या है कि जैसे आप बात करें, जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, जो ज्वालामुखी है उनसे जो लावा निकलता है, तो नया नया लावा जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है आसपास ज्वालामुखी के, तो उस जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में फैल जाता है, तो जो लावा जो फैल गया, एक मोटी जो परत बना लिया है, तो जो मोटी परत बन गई जो है ज़मीन पर, या कह सकते हैं उस एरिया में, तो वो अब एक नया, कह सकते हैं कि एक नया अनुक्रमण है, उसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। वहाँ पर अब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले वहाँ कुछ नहीं था, मतलब वहाँ पर कुछ दूसरा उसका परिवेश था। अब लावा फैल गया है, अब चारों तरफ लावा ही है, ठीक है। या इसी तरीके से तेज़ हवाएं चलें और बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल कण या मिट्टी जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में जाके डिपॉजिट हो जाए, जम जाए, तो पहले वहाँ कुछ दूसरी तरह का दूसरा जो है उसका कम्युनिटी थी, अब दूसरी कम्युनिटी हो गई है। या फिर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़े कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो जाए, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम्पल है इसका प्राइमरी सक्सेशन का, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। नौलावा हिमोड यानी आपका वही या वायुड क्षेत्र या रेत के टील है या नवनिर्मित डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। जैसे नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ अवक्षेप बहा करके ले आएँ और उसको जमा कर दें एक बहुत बड़े एरिया में, तो वो भी आपका नया निर्मित क्षेत्र है। तो ये सब प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं बहुत ही। आगे चलते हैं, शायद हम तीव्र गति से चल रहे हैं क्या, आप हमें बता दीजिएगा अगर तीव्र गति हो हमारी, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण के क्षेत्रों में उपस्थित जैव समुदाय के मानवीय प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने पर वनस्पति समुदाय का पूरा विनाश होना, गलत पढ़ ले गए, क्या हुआ। प्राथमिक अनुक्रमण के क्षेत्रों में जहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन है, ठीक है, जो नए नए क्षेत्र बने हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो मानवीय कारण से या प्राकृतिक कारणों से अगर वो नष्ट हो जाए और नष्ट होने के बाद वहाँ पर क्या हो कि वनस्पतिक समुदाय का विकास हो जाए, ठीक है। वहाँ पर वनस्पतिक समुदाय का विकास हो जाए। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे डेल्टा क्षेत्र है, नवनिर्मित डेल्टा क्षेत्र है। नवनिर्मित डेल्टा क्षेत्र का मतलब वहाँ पर चारों तरफ नई नई मिट्टी आई हुई है, ठीक है, और फिर वहाँ पर अब वनस्पतियाँ उग जाएँ, ठीक है। तो अभी मिट्टी चारों तरफ मिट्टी थी, अब वहाँ पर वनस्पतियाँ उग आई हैं,
तो मिट्टी वाला जो क्षेत्र था वो प्राइमरी था, अब वनस्पतियाँ हो गई तो थोड़ा सा जंगल टाइप का हो जाएगा, चारों तरफ पेड़ ही दिखाई देंगे, तब ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी। वो प्राकृतिक रूप से हो सकता है या उसमें कोई मानव का हस्तक्षेप हो, ठीक है, हम चारों तरफ प्लांटेशन कर दिया जाए तो मानव का भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो प्राइमरी नष्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेकेंडरी का सक्सेशन। अनुक्रमण जो होता है इसकी 6 प्रक्रिया होती है। कौन सी 6 प्रक्रिया है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूडेशन, इन्वेजन, एक्सेसिस और कंपटीशन और रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। इसका जो सीक्वेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूडेशन होगा, उसके बाद इन्वेजन होगा, एक्सेसिस होगा, कंपटीशन होगा, रिएक्शन होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले न्यूडेशन होगा और लास्ट में स्टेबलाइजेशन होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलें, अब कुछ फैक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। श्वसन क्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज की 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं, मतलब जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का उससे कितने एटीपी के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं 38 एटीपी, 38 एटीपी मिलते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एक प्रकार का एनर्जी कॉइन है, ऊर्जा जो है कह सकते हैं कि सिक्का है। आगे बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल 5 के अंतर्गत कौन सी जीव आते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल 5 यानी पोषण स्तर का जो 5वां लेवल है, तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें कवक आते हैं, जीवाणु आते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स। तो जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कवक, जीवाणु और एक्टिनोमाइसीट्स ये सब डीकम्पोजर हैं, ये सब अपघटक हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलें। हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो जो रेडिएशन एनर्जी होती है सनलाइट, सन की, सूर्य की, तो उससे किस एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है, तो जो रेडिएशन एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो विकिरण ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाएगी रासायनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट देखें, अमरबेल किस प्रकार का परजीवी है, तो विच टाइप ऑफ पैरासाइट इज अमरबेल। तो अमरबेल जो है आपका पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ये किस प्रकार का परजीवी है, पैरासाइट है, तो ये है पूर्ण स्तंभ परजीवी, तो होलो स्टेम पैरासाइट के रूप में ये जाना जाता है अमरबेल। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्राथमिक उत्पादन का मापन 2 रूपों में किया जाता है। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, मतलब जो फर्स्ट जो प्रोडक्शन होगा, प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्राथमिक उत्पादन का मापन 2 रूपों में किया जाता है। पहला है जीपीपी के रूप में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और दूसरा है एनपीपी के रूप में। जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, इसको समझते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। तो जीपीपी का मतलब पेड़ पौधों की द्वारा जो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है उसे जीपीपी कहेंगे, और एनपीपी का मतलब यानी कुल, तो प्रोड्यूस की जाती है तो बात अलग है, लेकिन खर्च कितनी आती है, तो जो प्रोड्यूस की गई टोटल में से उनके द्वारा जो खर्च की गई उसको निकाल देंगे तो आ जाएगा एनपीपी। तो एनपीपी का फार्मूला होता है जीपीपी माइनस श्वसन द्वारा प्राथमिक उत्पादकों द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा, निकाल देंगे तो आ जाएगा एनपीपी। आगे पॉइंट देखें, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है, तो साथियों वो होता है कार्बन का लगभग 45% कंट्रीब्यूशन होता है पौधों की रचना में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो 40 से 45% के समथिंग पाए जाते हैं मृदा में, सॉइल में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो लगभग 9 की समथिंग मानी जाती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 9 हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 9 हैं कि 10 हैं, शायद संख्या बढ़ गई हो, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो आप हमें बताइएगा कि 9 है कि 10 हैं। वैसे 9 ही होगी या हो सकता है बड़ी होगी, तो अगर चूँकि पहले 17 और 18 का जो क्रम है कि जो अभी एक जो है एलिमेंट से जोड़ा गया है पोषक जो आपका तत्व है, ठीक है, तो अगर उसको जोड़ने के बाद की संख्या होगी, ठीक है, तो ठीक है। अगर पहले की होगी तो हो सकता है कि ये गलत होगा, तब 10 हो सकता है। आप हमें एग्जैक्ट बताइएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं, तो साथियों कार्बन के द्वारा 45, हाइड्रोजन के द्वारा 43 यानी 43% और ऑक्सीजन के द्वारा 6% जो है बिल्डअप किया जाता है हमारा शरीर। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, तो कौन सा एलिमेंट है, तो वो है बोरॉन और पोटेशियम। बोरान और पोटेशियम ऐसे 2 एलिमेंट हैं, तत्व हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्थानांतरण में इनका एक अच्छा रोल होता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण स्लो हो जाएगा किसकी वजह से, बोरॉन और पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो, ठीक है, पौधों में।
आगे बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण होता है। तो ऑक्सीजन चक्र के संचालन का जो मेन कारण है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जैसे CO2 और H2O मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल मिलेंगे तो इनसे ग्लूकोज बनेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है। यही जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही बाई प्रोडक्ट के रूप में, यही ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बन रही है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है साथियों। तो ये चक्र है आपका जैव रासायनिक चक्र है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, साइकिल है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार की अपचयी है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। अगले पॉइंट की तरफ चलें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट और इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम याद रखिएगा, क्लास्ट्रीडियम, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम और क्लोरोबियम। क्लास्ट्रीडियम, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम और क्लोरोबियम। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से हैं। तो वो है नोस्टॉक है, एनावीना है और एलोसाइरा है और कैलोट्रिक्स है और रिवुलेरिया है। याद रखिएगा, इनको भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। पत्थरों का जो अपक्षय यानी विदरिंग होती है, तो उससे पोषण चक्र कौन सा है जो प्रभावित हो जाता है। तो वो है साथियों फास्फोरस जो साइकिल होता है, ये प्रभावित होता है। विदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से ये इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होने वाला चक्र है वो है कार्बन चक्र। नेक्स्ट अगले हम बात करें अगले पॉइंट की तरफ, तो पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। आगे बात करते हैं, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। तो सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर देखी जाती है। तो वो देखी जाती है नवीन समुदायों में, जो न्यू सक्सेशन होते हैं, जो न्यू कम्युनिटीज़ होती हैं, नए समुदाय जो होते हैं, वहाँ पर सबसे कम मात्रा में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लाइकेन क्या है, अब जैव विविधता क्या है, जब हम प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लाइकेन अभिव्यक्ति करते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग ऑनलाइनर और MCQs पर फोकस कर रहे हैं, जैसा कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है। लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेन क्या अभिव्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। वो अभिव्यक्त करता है म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता व्यक्त करता है। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। किसमें वर्गीकृत करते हैं, तो ये वर्गीकरण इनका होता है परभक्षी में, प्रेडेटर के रूप में, और द्वितीयक उत्पादक के रूप में, सेकेंडरी प्रोड्यूसर के रूप में। क्लास्ट्रीडियम जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो किस प्रकार का है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये एरोबिक टाइप का करता है, अवायवीय प्रकार का करता है। और लास्ट ये क्वेश्चन है आपके इस लेक्चर का कि अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। तो अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं, तो अनुक्रमण का जो अंतिम समुदाय होता है उसे कहते हैं चरम समुदाय, ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो साथियों आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही क्या, कल ही एक नई वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो लेक्चर में आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना जो है वैल्यूएबल सुझाव भी दे सकते हैं। बस आज की इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।